हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है इस डिबेट में जो कि परमाणु कार्यक्रम उत्तराखंड पीसीएस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट डिस्कस होने जा रहा है। मेरे साथ हैं पैनल में आभा नेगी, विकास असवाल, अभय नेगी एंड माई सेल्फ पल्लव असवाल। तो ये इस डिस्कस में हम लोग इस चर्चा में हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग समझेंगे कि इंडिया का प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है और करंट में कैसे इंडिया क्या आगे इसका डेवलपमेंट क्या हो रहा है। फ्यूचर में हमारे क्या चांसेस हैं, हम क्या सीटीबीटी पे साइन कर सकते हैं या एनपीटी पे साइन कर सकते हैं। इंडिया के लिहाज से एक न्यूक्लियर एनर्जी किस हिसाब से इंडिया उसको जो है एक कहते हैं कि भाई बिल्कुल क्लीन एनर्जी का एक बहुत अच्छा सोर्स है न्यूक्लियर एनर्जी। और क्या इंडिया का रोल रहेगा P5+ कंट्रीज के साथ कि इसको जो है इससे डील, क्योंकि हम काफी हद तक जो है न्यूक्लियर वेपन के फील्ड में आगे बढ़ चुके हैं। और क्योंकि हमारा तो इंडिया का यही मानना है कि हम लोग जो है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी वाली बात है कि जब तक कोई हम पे अटैक नहीं करेगा हम न्यूक्लियर वेपन्स को एक डिटरेंस के तौर पे लेते हैं कि भाई दूसरे कंट्रीज ये ना समझे कि भारत को हम अटैक कर सकते हैं। तो एक डिटरेंस क्रिएट करने के लिए भारत का यू है और एक शांतिपूर्ण को एग्जिस्टेंस वाली भारत की फॉरेन पॉलिसी रही है। यानी कि हमारे जो एटॉमिक हथियार हैं वो तभी हम लोग यूज करेंगे अगर कोई जो है दूसरा मुल्क जो है हम पे जो है सोचता है हम पे एटॉमिक अप्लाई करने की। तो बहरहाल हम लोग एक जो वैश्विक जो ट्रीटीज हैं, सीटीबीटी है या एनपीटी है, उस पे चर्चा करेंगे। तो आभा, आप बताएं हमें कि एग्जैक्टली सीटीबीटी क्या है और एनपीटी क्या है और इंडिया ने क्यों इस पे सिग्नेचर नहीं किया है। तो प्लीज इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। जी, धन्यवाद। गुड इवनिंग एवरीवन। एनपीटी बेसिकली सबसे पहली ग्लोबल ट्रीटी है जो न्यूक्लियर एरा जो 1945 में बिगिन हुआ था उसके बाद हुई थी। इस ट्रीटी का जो मेन मकसद था, ये 1968 में आई थी यूएन यूनाइटेड नेशंस के थ्रू। इसका मेन मकसद था जो भी इसके सिग्नेटरी कंट्रीज होंगी वो अपने न्यूक्लियर एम्यूनिशंस को नहीं बढ़ाएंगी, और जो ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स है, अगर वो इस ट्रीटी को साइन करते हैं तो दे आर नॉट सपोज टू हेल्प अदर नेशंस इन टू एक्वायर न्यूक्लियर वेपन्स। तो एनपीटी का मेन मकसद था ओवरऑल लिमिट करना न्यूक्लियर वेपन्स के एस्केलेशन को। इसमें करंटली इंडिया ने इसे साइन नहीं किया क्योंकि इंडिया के टर्म्स में या तो वो चाहती थी कि सारे देश एक हिसाब से चलें, सब लोग अपने या तो न्यूक्लियर आर्म को कंटेन करें, या फिर लोग स्ट्रेटेजिकली प्ले ना करें कि बाकी जगह, क्योंकि टॉप जो उस टाइम पे जब ये ट्रीटी निकली थी तो वेस्टेड इंटरेस्ट थे उन नेशंस के जिन्होंने इस ट्रीटी को लागू किया था। दे डिडंट वांटेड अदर्स टू एनहांस न्यूक्लियर वेपन्स। दैट इज व्हाई तो इंडिया ने अपने इंटरेस्ट को देखते हुए कि अपने इंटरेस्ट को देखते हुए एनपीटी में साइन नहीं किया। सेकेंडली, सीटीबीटी 1994 में आया था। इसका जो मेन मकसद है, एज पर द नेम कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ये किसी भी तरीके के न्यूक्लियर टेस्टिंग को बैन करता है। करंटली इसके 184 मेंबर नेशंस हैं, लेकिन साक्ष्य मिलते हैं कि अभी तक ये ट्रीटी इनएक्ट नहीं हुई है। और ये इसलिए इनएक्ट नहीं हुई है क्योंकि इस ट्रीटी में अभी 44 नेशंस ऐसे हैं जो इसको साइन करेंगे, और जिस दिन वो इसे साइन करेंगे उसके 180 दिन बाद ये ट्रीटी लागू होगी। तो ये ट्रीटी अभी तक ऑन पेपर्स है 1994 से लेके आज तक, और अभी भी आगे कोई वो नहीं है। तो इन दोनों केसेस में इंडिया ने अपने इंटरेस्ट को रखा, क्योंकि इंडिया के आसपास जो इंडिया के बहुत नजदीकी, आई वोंट से एनिमीज बट काइंड ऑफ एनिमीज हैं, चाइना एंड पाकिस्तान, वो दोनों न्यूक्लियर नेशंस हैं। तो ऐसे टाइम पे अपने आप को एक ऐसा देश बनाना जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स ना हो, वो भारत की सुरक्षा हित में नहीं है। इसलिए भारत ने अपने आप को इन दोनों ट्रीटी से फिलहाल के लिए अलग रखा। जी, थैंक यू। सही बताया, क्योंकि बेसिकली जो है एनपीटी है परमाणु अप्रसार संधि जिसको कहते हैं कि ये भेदभावपूर्ण रही है और भारत का मानना है कि भाई अगर हथियार सभी के लिए बंद माइक किए म्यूट जाए है तो ये भैया। बेटर है। अदरवाइज जो है सिर्फ कुछ पावरफुल कंट्रीज जो है अपने पास हथियार रखें और औरों को बोलें कि भाई आप जो है हथियार। ओके। भैया आपका माइक म्यूट है। यस यस राइट। क्योंकि भेदभावपूर्ण रही है जो हमारी इंडिया का स्टैंड जो है कि भाई एनपीटी जो है वो भेदभावपूर्ण है। वेस्ट वेस्ट जो है जो P5 कंट्रीज हैं वो चाहती हैं कि हम लोग ये जो है बिल्कुल परमाणु शक्ति संपन्न रहें और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है
परमाणु हथियार ना रखे, तो ये गलत है। अगर नहीं रखना है तो कोई भी ना रखे परमाणु हथियारों को, पूरी कंप्लीटली बैन हो जाए, तो वो इंडिया का स्टैंड है। और साथ ही इसके बाद हम चर्चा करेंगे वासेनार एग्रीमेंट और एनएसजी पे। विकास अपनी राय रखेंगे और विकास बताएंगे इसके बारे में कि क्या है एनएसजी और क्या है वासेनार एग्रीमेंट। विकास, ओवर टू यू। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो होने जा रहा है मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम पे। तो जिसके अंतर्गत ये एक वैश्विक स्तर पे जो विभिन्न प्रकार की बहुत सेंसिटिव चीजों के आयात एवं निर्यात पर कंट्रोल करने वाली ग्रुपिंग है। एक लाइक माइंडेड नेशंस का एक ग्रुपिंग है। इसके अंतर्गत ही 4 ग्रुप हैं, जिसके अंतर्गत वासेनार एग्रीमेंट, MCTR और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और NSG आते हैं। इन्हीं में से जो एक टॉपिक है वासेनार एग्रीमेंट। सो वासेनार एग्रीमेंट का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कंट्रोल ऑन कन्वेंशनल आर्म्स एंड द ड्यूल यूज सिस्टम्स। बिकॉज वर्तमान समय में जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी में एनहांसमेंट हुआ है, हमने बहुत सारी चीजें जो कि सिविल पर्पस के लिए यूज की जाती थी उनके भी हमने मिलिट्री यूज देख लिए हैं। और इसीलिए इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 1996 में वासेनार एग्रीमेंट साइन किया गया और इसके सेक्रेटरिएट वियना में है, वियना ऑस्ट्रिया में है। और जो इस सभी जो MECR हैं उनके सभी का नेचर नॉन बाइंडिंग है। ये एक प्रकार की एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, चाहे वो ये मतलब ये सभी 4 ग्रुप नॉन बाइंडिंग है। तो इससे पूर्व वासेनार एग्रीमेंट की अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ओर देखें तो इसे हम कोको एम का सक्सेसर मान सकते हैं। तो अभी कोको एम क्या है? तो कोल्ड वार से पहले, सोवियत रशिया के डिसइंटीग्रेशन से पहले एक ग्रुप हुआ करता था, कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल। और ये एक मोस्टली जो है वेस्टर्न कंट्रीज का ही एक ग्रुप था जो कि एक ट्रेड एम्बार्गो फिक्स करना चाहते थे उन सभी नेशन के लिए जो कि कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, जो कि आयरन वॉल के ईस्टर्न साइड वाले नेशंस माने जाते थे। तो ये इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। वर्तमान समय में अगर इसके उद्देश्यों की हम बात करें तो इसके उद्देश्य जैसे हैं, एक तो रीजनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को बढ़ाना। वो कैसे? जो इसका मेन जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लिखा है कि ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को एनहांस करते हुए रीजनल और इंटरनेशनल स्टेबिलिटी को बढ़ाना। क्योंकि इसके अंतर्गत जो भी एक्सपोर्ट, अगर हम किसी ऐसे वेपन का, ऐसी टेक्नोलॉजी करते हैं, जैसे वेपन बहुत जैसे कई सारे टैंक्स होते हैं या फिर लार्ज बैरल तोप, मिलिट्री हेलीकॉप्टर, मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं। और वर्तमान समय में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में जो भी ये उन्नत तकनीकियां हैं जिनका उपयोग जो है कि कोई कंट्री किसी अदर कंट्री को इन्वेड करने के लिए, किसी अदर कंट्री के सोवरेनिटी को हानि पहुंचाने के लिए कर सकता है, उन सभी को ये ग्रुप जो है एक लिस्ट करता है और इसके अंतर्गत इन चीजों के एक्सपोर्ट पर नजरें रखता है। तो जैसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज हम इसमें है कि इसके अंतर्गत 2 प्रकार की वैसे लिस्टें बनाई गई हैं। तो इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो वर्तमान समय में इंडिया भी जिस पे काम कर रहा है, एक है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। सो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंतर्गत वायुयानों को, जलयानों को या फिर जो आर्म्ड व्हीकल्स होते हैं उनको इस प्रकार से बनाया जाता है ताकि वो दुश्मन के राडार, सोनार या फिर अन्य डिटेक्टिव उपकरणों की नजर में ना आ पाए। तो ये एक बहुत ही लीथल टेक्नोलॉजी है, 5th जनरेशन और 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी मानी जाती है। तो इसके भी सप्लाई पे जो है एक प्रॉपर जो है ऑब्जर्वेशन पूरा वर्ल्ड रखता है ताकि इसका जो अलग गलत हाथों में न चले जाए। तो जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो अभी वर्तमान समय में जो ऐड हुआ है, जिसपे एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी 2013 में, तो वो थी इंट्रूसिव सॉफ्टवेयर्स। मतलब वो सॉफ्टवेयर कई बार हमारी जैसे वेस्टर्न कंट्रीज ने, वेस्टर्न जो कंपनीज है, मेटा है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वो क्या करते हैं, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाती हैं जिनके माध्यम से बहुत सी किसी देश की, किसी जन समूह की बहुत सी सेंसिटिव जानकारियों को वो हासिल किया जा सकता है। तो इसे भी जो है
वासेनार एग्रीमेंट के तहत एक प्रकार की ब्रीचिंग मानी गई और इसी को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया, जिसके बाद वासेनार एग्रीमेंट के देशों को फेसबुक आदि का बहुत सारा खासा विरोध का सामना करना पड़ा। तो अगर हम बात करें इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, तो इंडिया अभी वर्तमान में सबसे नया जो सदस्य इसका रहा है, 42वां सदस्य वासेनार एग्रीमेंट का बना है। और वासेनार इंडिया एक ऐसा एक अपने अपवाद भी है जो कि एनपीटी का सिग्नेटरी न होते हुए भी वासेनार का मेंबर है। सो ये इंडिया की जो रिलायबल पॉलिसी रही है इसकी न्यूक्लियर रिगार्डिंग न्यूक्लियर यूज, जैसे नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, और इसने जो जिस प्रकार का समन्वय दिखाया है अपने सभी नेशंस के साथ में, और जिस प्रकार का धैर्य इसने अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे दिखाया, जैसे पाकिस्तान ने जब 1970 के दशक में किसी प्रकार से इस टेक्नोलॉजी को, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को प्राप्त किया और उनको अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट की टेक्नोलॉजी को प्राप्त किया, तो बाद में 2004 में पता चलता है कि उसने नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे देशों को भी इसको सप्लाई कराया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इंडिया को जो ग्रुपिंग मिला है वो इसकी स्टेबल पॉलिसी के कारण मिली है, जो कि पाकिस्तान जैसे नेशन जहाँ पे पीछे रह जाते हैं। दूसरी ग्रुपिंग पे हम बात करें तो एनएसजी, ये भी एक मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोलिंग रिजाइम है, और इसका मुख्य कार्य है जो न्यूक्लियर मटेरियल और न्यूक्लियर इक्विपमेंट और जो टेक्नोलॉजी है, ये तीन चीजें इनके जिनका यूज बाद में न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए किया जा सकता है, उनके एक्सपोर्ट पर नजर रखना। और ये नजर रखी जाती है एक 48 सदस्यीय ग्रुप के द्वारा, जिसका नाम है एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। इसकी पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो ये हमारे ही देश भारत ने जब 1974 में स्माइलिंग बुद्धा नाम का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में किया था। इसके पश्चात ही से ही जो है एक लंबी श्रृंखला जो है वार्ताओं की लंदन में स्टार्ट हो गई थी, जिसे लंदन क्लब भी कहा गया उस समय। तो इसके अंतर्गत सभी वेस्टर्न नेशंस हैं, यूएस, यूके, यूएसएसआर, जापान, जर्मनी, वेस्ट जर्मनी उस टाइम पे, इन सभी देशों ने एक प्रकार की ग्रुपिंग बनाई और इन चीज़ों के एक्सपोर्ट पर नज़र रखने के लिए, क्योंकि और जो इसका पर्पस है वो है कि एक एनपीटी जो सिग्नेटरी, जो एक नॉन अगर एनपीटी सिग्नेटरी है, उसको न्यूक्लियर कंपोनेंट और न्यूक्लियर मटेरियल टेक्नोलॉजी को सप्लाई करते हुए एक एक्सपोर्टर को ये ध्यान में रखना होगा कि वो इंपोर्टर नेशन एश्योर करे कि उसका बिल्कुल भी उसके यूज वेपन बनाने के लिए नहीं होगा, उसका बिल्कुल सेफ यूज की गारंटी की जाए। गारंटी अगर इंपोर्टर देता है तभी उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर भारत के केस में कहें तो अब वर्तमान तक भी भारत इसका सदस्य नहीं है। 2006 में जब यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ, उसके पश्चात यूएस ने इंडिया के समर्थन में भी एनएसजी पर 2008 में दबाव बनाया। उसके पश्चात एक एक्सेप्शनल जो वेवर इंडिया को दिया गया एनएसजी के द्वारा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का सिविल यूज करने का, तो ये भी माना जाता है कि यूएसए का एक एफर्ट था इंडिया के प्रति। उसके पश्चात 2010 में जब बराक ओबामा जी आते हैं भारत में, वो खुद कहते हैं कि इंडिया एक डिजर्विंग है। उनके कहने का सार यही है कि इंडिया एक डिजर्विंग नेशन है। इसके बाद इंडिया की जो कॉम्पिटेंसी है वो बहुत सारे नेशंस द्वारा सपोर्ट की गई, लेकिन वर्तमान समय में भी चाइना, तुर्की, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड और न्यूजीलैंड कुछ देश हैं जो कि भारत की सदस्यता को अपोज करते हैं। और चूंकि ये एनएसजी एक ऐसी ग्रुपिंग है जिसमें किसी नए सदस्य का एडमिशन तभी होगा जब सभी अन्य अपने ऑल कंसेंसस जहाँ पे बिल्टअप हो जाती है, तभी एक नया मेंबर उसमें आ सकता है। इसी कारण से इंडिया भी इसमें नहीं आ पाया आज तक। तो अगर हम बात करें कि इंडिया के लिए कहाँ तक रिलेवेंस है इसको ज्वाइन करना, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये जो है एक सिंबॉलिक ही है। एक हो सकता है कि ये एक आपकी पावर को एक सबसे एलीट ग्रुपिंग में इंडिया है, बट इसके इधर जो धरातल पर हम देखें तो जैसे यूएस के हेल्प से हमें जो एक्सेस मिली न्यूक्लियर मटेरियल की, उसके माध्यम से हमने बहुत कुछ मेगावाट ही एनर्जी बना पाई, बहुत
कोई एक्सेप्शनल हमने ग्रोथ नहीं की। उसके पश्चात हमने मात्र 2 ही यूनिट जो अपने जो कुंडाकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है हमारे पास उसमें लगा पाए। तो इसके इतर भी अगर हमें इस एनएसजी में ग्रुपिंग में शामिल होने का मौका मिलता है तो हमें अपने पास्ट एक्सपीरियंस से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमें ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होने वाला है फॉरेन कंपनीज के साथ में। फॉरेन कंपनीज के साथ में एग्रीमेंट करना जैसे कि हम कर चुके हैं बहुत बार, लेकिन वो मात्र एक ही बार के लिए ही हमारे लिए फ्रूटफुल रहता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में इंडिया को अपनी स्वयं की ग्रोथ पर ज़्यादा ध्यान देते हुए शायद इन एनएसजी की मेंबरशिप के प्रति अत्यधिक इंक्लाइंड नहीं होना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। और जो तीसरा ग्रुपिंग जो ऑस्ट्रेलिया ग्रुपिंग, ये भी एक कंट्रोल है, लेकिन ये इस प्रकार की ये ग्रुप जो हेल्प करता है एक नेशन की इस चीज को आइडेंटिफाई करने में कि जो चीज वो एक्सपोर्ट कर रहा है क्या उस चीज का यूज केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स बनाने में तो नहीं होगा, और यदि होगा तो उसमें जिस प्रकार का भी नियंत्रण आवश्यक है उसको रखने में मदद करता है। तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुपिंग को 1985 में मतलब साइन किया गया और मतलब बनाया गया, और वर्तमान में इसके 43 मेंबर हैं। इसका मेंबर इंडिया भी है। और चौथा जो अंतिम जो है वो है MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल डिजाइन। इसको 1987 में साइन किया गया, और इसके अंतर्गत जो प्रोहिबिटेड और जो रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट में जो भी ऑब्जेक्ट आते हैं वो हैं एरियल unmanned aerial vehicles and all those missiles who are able to carry more than 500 kg beyond the 300 kilometers. So these all things includes under the restricted list or observing list of the MTCR. Currently it has the 35 members और इन भारत इसका भी मेंबर है। तो एनएसजी के इतर बाकी इन अन्य तीन संगठनों में और 3 ग्रुपिंग में भारत इन सब का मेंबर है। और वर्तमान में अगर हम वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो भारतीय फॉरेन मिनिस्टर ने इसे एक प्रकार की गुड बाय भी कहा था इसे एनएसजी को, क्योंकि उन्होंने जब रिलेवेंस देखी तो वो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बहुत अधिक है नहीं। तो इसी प्रकार से हम एनएसजी और इसको हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। ओके विकास, आपने बताया कि भारत किस तरह से जो है वासेनर एग्रीमेंट हुआ और उसमें एक अपवाद के तौर पे भारत शामिल हुआ। इवन दो भारत जो है एनपीटी और सीटीबीटी का सिग्नेटरी नहीं है, फिर भी भारत ने यहाँ पे अपनी एक जो न्यूक्लियर पॉलिसी है और जिस हिसाब से इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी के तहत जो है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी और उसका क्लीन एनर्जी के तौर पे यूज करना, तो और टेक्नोलॉजी किसी को ट्रांसफर ना करना। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जिसने कि टेक्नोलॉजी को जो है गलत तरीके से गलत हाथों में सौंपा, नॉर्थ कोरिया, ईरान इसका एग्जाम्पल है। और यही चीज भारत को अलग बनाती है और जो वैश्विक मंच पे भारत को आज प्रोत्साहन मिलता है इन सभी जो है मंचों पे जुड़ने का, तो वो बताता है कि यस भारत की दिशा और दशा भी सही चल रही है। और साथ में अभी जानेंगे अभय नेगी से कि अभय आप बताएं कि भारत में जो एनर्जी एजेंसीज है या इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है वो किस तरह से उसका वर्किंग स्टाइल क्या है और कैसे ये काम करती है। तो अभय नेगी थोड़ा इस पे भी प्रकाश डालें। सभी को मेरा प्रणाम। आज का चर्चा का विषय है IAEA। IAEA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी है जो कि 1957 में एक ट्रीटी साइन की गई थी जिसे हम कहते हैं दी IAEA स्टैट्यू। इस ट्रीटी को सबसे पहले साइन किया था उस वक्त के यूएस के प्रेसिडेंट आइजनहावर ने। इसका जो IAEA है ये एक इंटरनेशनल एजेंसी है जिसका काम है नॉन पॉलिफरेशन को बढ़ावा देना। जैसे हम जानते हैं कि आज के वर्तमान वक्त में न्यूक्लियर नॉन पॉलिफरेशन को बढ़ावा दिया जाता है, और न्यूक्लियर नॉन पॉलिफरेशन को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी ट्रीटीज हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज के द्वारा साइन की गई हैं। तो उन्हीं ट्रीटीज को फोर्स में लाने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। इस IAEA का
जब इसे 1957 में बनाया गया तो इसका नाम था एटम्स फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कि बाद में चेंज करके IAEA बनाया गया। IAEA एक ये जो संस्था है ये इसे दो बॉडीज गवर्न करती हैं। पहली जो बॉडी है वो होती है जनरल कॉन्फ्रेंस, और जो दूसरी बॉडी है वो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। जनरल कॉन्फ्रेंस जो बॉडी है उसमें इस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर स्टेट्स हैं वो सब मिलके वो सब बैठते हैं। ये एनुअली ऑर्गेनाइज होती है और इसका काम है कि जो IAEA के जितने भी बजटरी एक्सपेंसेस हैं या फिर जो उनका बजट क्रिएशन है, ये सारे काम IAEA की जनरल कॉन्फ्रेंस करती है। और जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है जिसमें कि 35 मेंबर्स होते हैं और हर मेंबर का एक वोट होता है, वो बोर्ड ऑफ कॉन्फ्रेंस इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है IAEA के डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करना और IAEA के सेफ गार्ड एग्रीमेंट को डिजाइन करना। जनरली जो ये IAEA है इसका सबसे मेन तरीका अपने मेंबर स्टेट्स से इंटरेक्ट करने का है थ्रू एग्रीमेंट्स। जनरली IAEA 3 प्रकार के एग्रीमेंट साइन करवाता है अपने मेंबर स्टेट से। पहले प्रकार का जो एग्रीमेंट होता है उसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव सेफ गार्ड एग्रीमेंट। दूसरे प्रकार के एग्रीमेंट होते हैं वॉलेंट्री ऑफर सेफ गार्ड एग्रीमेंट, और तीसरे प्रकार के एग्रीमेंट होते हैं आइटम स्पेसिफिक सेफ गार्ड एग्रीमेंट। जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी NPT कंट्रीज हैं, जितने भी नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं या फिर जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन, जितने भी ये कंट्रीज हैं, इन सारी कंट्रीज के साथ IAEA ने एक कॉम्प्रिहेंसिव सेफ गार्ड एग्रीमेंट साइन किया है। इसके अंडर IAEA को के लिए ये एक ऑब्लिगेशन है और IAEA के लिए अथॉरिटी है कि वो उस कंट्री के टेरिटरी के अंदर जितना भी न्यूक्लियर मटेरियल है जो भी उस कंट्री ने डिक्लेयर किया है उसे वो इन्वेस्टिगेट करेगा, उसकी वो प्रॉपर मॉनिटरिंग और उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगा। अदर जो हमको पता है कि NPT में 5 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, तो उन 5 न्यूक्लियर स्टेट्स के साथ IAEA ने एक वॉलेंट्री ऑफर में सेफ गार्ड एग्रीमेंट साइन किया, जिसे हम कहते हैं वॉलेंट्री ऑफर सेफ गार्ड एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के अंडर IAEA सिर्फ उन न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर ही इन्वेस्टिगेशन कर सकता है या उन न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर ही वो जाके अपने ऑफिसर्स के थ्रू उसमें वहाँ की न्यूक्लियर सप्लाई को इंश्योर कर सकता है कि उनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो किसी मिलिट्री पर्पस के लिए यूज नहीं हो रहा है। जिन फैसिलिटीज को ये न्यूक्लियर स्टेट वॉलेंटरी IAEA को देंगे। और तीसरे प्रकार के जो एग्रीमेंट होते हैं वो होते हैं आइटम स्पेसिफिक सेफ गार्ड एग्रीमेंट। 3 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि नॉन NPT कंट्रीज हैं जो कि जिनके साथ IAEA ने ये एग्रीमेंट साइन किया है, नेमली हैं इंडिया, पाकिस्तान एंड इजराइल। इन 3 कंट्रीज के साथ IAEA ने ये एग्रीमेंट साइन किया है और इस एग्रीमेंट के अंदर कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियर मटेरियल पर IAEA जिन फैसिलिटीज में ये न्यूक्लियर मटेरियल यूज हो रहा है उन पर IAEA अपनी इन्वेस्टिगेशन को और अपनी मॉनिटरिंग को एनफोर्स कर सकता है। और हाल ही में जो कोई भी जितने भी बच्चे आज के वक्त में नॉन पॉलीफरेशन को पढ़ते हैं, एक टॉपिक है एडिशनल प्रोटोकॉल। एडिशनल प्रोटोकॉल का जो ये इशू है या फिर जो ये टॉपिक है, हर बच्चा इस टॉपिक को पढ़ा है पहले। अभी जब भी कोई IAEA के परिप्रेक्ष्य में कुछ भी पढ़ता है तो उसको एडिशनल प्रोटोकॉल भी पढ़ना पड़ता है। एडिशनल प्रोटोकॉल जनरली इन सेफ गार्ड एग्रीमेंट के साथ एक एडेड प्रोटोकॉल है जिसके अंडर IAEA जो भी कंट्री इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को रेटिफाई करता है उस कंट्री के सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज की डेटा को IAEA मॉनिटर करता है। और हमारी कंट्री ने भी इन द ईयर 2009 इस पर्टिकुलर एडिशनल प्रोटोकॉल को रेटिफाई किया था। और फिर इन द ईयर ऑफ 2014 ये प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स इन इंडिया। तो तब से और अब तक 2014 से 2022 तक हमारे कंट्री में जितना भी न्यूक्लियर मटेरियल एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, या जितना भी हम न्यूक्लियर मटेरियल अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उन सब का डेटा IAEA मॉनिटर करता है। और इसके अलावा IAEA के पास कुछ फंक्शंस भी हैं,
जैसे जो IAEA है उसका प्राइमरी फंक्शन जो है वो ये है कि जो प्रिंसिपल्स हैं एनपीटी के उन प्रिंसिपल्स को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करवाना थ्रू आउट द ग्लोब। दूसरा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन और बोल सकते हैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी IAEA की ये है कि उसने अपने जो उसके सेफगार्ड एग्रीमेंट्स हैं उनको भी इंश्योर करवाना होता है कि जो कंट्रीज हैं इन्हें प्रॉपरली वो कंट्रीज इन्हें प्रॉपरली फॉलो करें। और इसके अलावा इंडिया और IAEA के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो हमारी कंट्री एक फाउंडिंग मेंबर है IAEA इन द ईयर 1957 जब IAEA को फाउंड किया गया था, तो उसी वक्त से ही हमारी कंट्री एक मेंबर रहा है IAEA का। तो हम कह सकते हैं कि हम काफी एक लंबे समय से हम लोग IAEA के मेंबर रहे हैं। और इंडिया और IAEA का संबंध हम इससे भी जान सकते हैं कि इंडिया उन कुछ कंट्रीज में शामिल है जो कि IAEA के रिस्पांस एंड असिस्टेंस नेटवर्क के अंडर आता है। जनरली रिस्पांस एंड असिस्टेंस नेटवर्क, जिसे हम RANET कहते हैं, ये एक ग्रुप है कंट्रीज का जो कि IAEA कंट्रीज होती हैं, जो कि वर्ल्ड में कहीं भी अगर किसी भी प्रकार की कोई भी रेडियोलॉजिकल या फिर न्यूक्लियर इमरजेंसी आती है तो इन कंट्रीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ये कंट्रीज उस पर्टिकुलर इमरजेंसी में जाके उस कॉन्सिक्वेंस को रिड्यूस करे, उस कॉन्सिक्वेंस के इम्पैक्ट को रिड्यूस करे। तो ये शो करता है कि इंडिया और IAEA का रिलेशन बहुत पहले मतलब बहुत उसका एक अच्छा इतिहास रहा है। और हम आज भी IAEA के साथ कंटिन्यूसली हम लोग उनके साथ काम करते हैं। इस न्यूक्लियर नॉन पॉलिफरेशन के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन IAEA को लेकर कुछ इश्यूज हमेशा से देखे गए थे। सबसे पहला इशू जो हाईलाइट हुआ था इन द ईरान न्यूक्लियर डील, जो कि 2015 में साइन की गई थी बाय ईरान एंड P5 प्लस जर्मनी, जिसके अंडर ईरान का जिसके अंडर ये इंश्योर किया गया था कि ईरान का जितना भी न्यूक्लियर मटेरियल है वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए यूज ना किया जाए। तो बेसिकली इन द ईयर 2018 जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस ट्रीटी से साइन ऑफ किया था या वो इस ट्रीटी से बाहर चले गए थे, तो उस वक्त ये देखा गया था कि कंट्रीज के डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन के कारण IAEA सफर कर रहा था। जैसे ही यूएस ईरान न्यूक्लियर डील से हटा और यूएस ने ईरान पे सैंक्शन लगाना शुरू कर दिया, तो उसके बाद से ही ईरान ने IAEA के इंस्पेक्टर्स को अपनी यूरेनियम साइट्स पर, अपनी न्यूक्लियर साइट्स पर विजिट नहीं करने दिया है। तो ये शो करता है कि अभी भी हालांकि IAEA एक इंटरनेशनल प्रिंसिपल नॉन पॉलिफरेशन गवर्निंग बॉडी है, फिर भी उसके बावजूद भी आज भी IAEA तमाम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंडर प्रेशराइज्ड फील करता है और वो इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के कारण अपने फंक्शंस को इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाता। Okay, thank you, Abhay, for this wonderful session, and you have tremendous knowledge about this particular topic, and really uh, प्रशंसनीय है बहुत ज़्यादा। और अभी अभी जो करंट सिनेरियो ये चल रहा है कि इंडिया को जरूरत है एनर्जी की। इंडिया ने जो है जो अपना कुछ टारगेट्स रखे हैं कि भाई हमें जो है बाय द ईयर 2030 हमें 40% जो है एनर्जी में जो है रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करना है। तो उस दिशा में भी हमें जो है एटलीस्ट न्यूक्लियर एनर्जी एक हमारे पास इतना एक सोर्स दिखता है कि जहाँ से हम अपनी एनर्जी नेसेसिटीज़ को पूरा कर सकते हैं। और चाहे कि हमें पता है कि हम लोग अभी क्योंकि हम लोग वासेनार में हैं, हम लोग जो है ऑस्ट्रेलियन ग्रुप में शामिल हैं, और हम लोग कहीं ना कहीं से जो है इंडिया के US के साथ न्यूक्लियर डील ऑलरेडी हो रखी है। तो कहीं ना कहीं हमें एक कंफर्ट जोन मिला है न्यूक्लियस को एक क्लीन एनर्जी के तौर पे यूज करने का। और इंडिया चाहेगा कि भाई जो है इनका जो है इंडिया को जो है यूरेनियम वगैरह की आपूर्ति होती रहे, ताकि हम लोग जो है फ्यूचर में जो है
इसको एक अपना इसका प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इसको यूज कर सकते हैं। और बहरहाल इंडिया की प्रगति बहुत सही है, सही दिशा में चल रही है, और इंडिया का यूसेज यही है न्यूक्लियर की तरफ से कि भाई हम लोग तो एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस चाहते हैं। हम तो किसी पे पहले कभी आज तक कभी अटैक किया भी नहीं है और हम लोग करेंगे भी नहीं। और जहाँ तक न्यूक्लियर का सवाल है तो न्यूक्लियर वेपन हमने डिटरेंस क्रिएट, क्योंकि होता है कि भाई अगर हमारे पास होगा तो कोई दूसरा देश हम पे जो है हम पे सोचेगा नहीं। एक बार उसके माइंड में ख्याल आएगा कि भाई हम ऐसी ऐसी शक्ति के साथ क्यों भिड़े जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। तो क्योंकि यही चीज होती है कि क्योंकि 19 हम हमें पता है कि जब हम 1959 में जब पंचशील हम लोग करते हैं, फिर 1962 में चाइना हम पे जो है छुरा घोंप देता है हमारे पीठ पे और हम पे अटैक कर देता है। तो वहां पे हम क्योंकि आजादी के बाद से हम 1947 से हम लोग ये सोच के चलते थे कि भाई क्या न्यूक्लियर वेपन की क्या आवश्यकता है, पहले हमें जो है अपनी गरीबी दूर करनी है, हमें अपने यहाँ पे जो है लिटरेसी को बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। तो उस टाइम तक हम ये सोचते नहीं थे कि हम यही सोचते थे कि भाई ये हमारे लिए न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर वेपन्स हमारे लिए सेकेंडरी हो सकते हैं, टर्सरी हो सकते हैं, प्राइमरी कभी भी नहीं हो सकते। बट आज के टाइम में क्योंकि हमें पता है कि हम अपने पास से सीखे हुए हैं, तो हमें हमें न्यूक्लियर की दिशा में, न्यूक्लियर वेपन्स की दिशा में, न्यूक्लियर एनर्जी की दिशा में हमें आगे बढ़ने की जरूरत तो है ही। और हम उस दिशा में हमने जो है पोखरण किया है, उसके उसके बाद हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी के उसमें फिर से जो है पुनः हमने जो है वो विस्फोट किए और अपनी शक्ति को बताया न्यूक्लियर के फील्ड में। हमें सैंक्शन का भी सामना करना पड़ा, पर धीरे धीरे वही चीजें होती हैं कि भाई इंडिया को कब तक अवॉइड करोगे। इंडिया इंडिया जैसे एक कंट्री को जहाँ पे जो है मास यूथ है, मास एम्प्लॉयमेंट जहाँ से जनरेट हो सकता है, एक यूज हेमंगस मार्केट है, तो इसको इग्नोर करना किसी भी जो है वेस्ट के लिए या फिर कोई भी डेवलप्ड कंट्री को जो है एक उनके लिए घाटा ही साबित होगा। तो बहरहाल ये चर्चा हम लोग कर रहे थे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पे इंडिया के, और क्या पॉलिसीज हैं और क्या क्या कौन से ग्रुप्स में हम लोग शामिल हैं अभी। और ये मुख्य परीक्षा यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये चर्चा। और मैं थैंक यू करना चाहूँगा विकास का, अभय का और आभा का कि उन्होंने अपना टाइम दिया और इस मुद्दे पे चर्चा करी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके समय के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और शुभ रात्रि। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।